हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम भारत की जनजाति गोंड जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। गोंड जनजाति भारत की एक प्रमुख जनजाति है। भौगोलिक दृष्टि से ये व्यापक क्षेत्र में फैली हुई है। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। मुगल शासनकाल और उसके बाद में मराठा आक्रमण से पूर्व गोंडों का अपना शासन था। मुस्लिम लेखकों ने इस प्रदेश को गोंडावन की संज्ञा प्रदान की। इनके शासन का अंत 1760 में हुआ, जबकि मराठाओं ने इस प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। पुराना मध्य प्रदेश यानी कि सेंट्रल प्रोविंस में गोंड में विंध्याचल, महादेव, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। इसी क्षेत्र में नर्मदा, गोदावरी, महानदी नदियाँ बहती हैं। अधिकांश क्षेत्र में घने जंगल और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं। तेंदू और पारसा के जंगल औद्योगिक दृष्टि से बड़े उपयोगी हैं। तेंदू की पत्तियों से बीड़ी के उद्योग और परसा से लाख के उद्योग में बड़ी सहायता मिलती है। गोंड एक बहुत ही बड़ी जनजाति है और ये अनेक छोटे छोटे समूहों में विभक्त है। इनके अलग अलग नाम भी हैं। मुख्य गोंडों के समूह के नाम हैं कोंडगांव मुरिया, हिल मुरिया, गढ़वा मुरिया, धाकर, नवगढ़िया, भतरा, हलवा, परजा आदि। इनकी शारीरिक विशेषताएं। गोंड जातियों की सामान्य शारीरिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अधिकांश लोग लगभग 5 फीट 5 इंच लंबे होते हैं, किंतु रतनपुरिया और नवागढ़िया गोंडों में 6 फीट लंबे आदमी भी मिलते हैं। सामान्यतः गोंड जनजाति के लोगों का रंग काला होता है। बालों का रंग भी काला और बाल सूखे रुखे होते हैं। दाढ़ी के ऊपर मूंछों में बाल भी बहुत कम होते हैं। इनकी नाक बड़ी, चौड़ी और फैली हुई होती है। शारीरिक गठन संतुलित होता है, किंतु इन्हें देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं माना जाता। सिर गोल होता है और होठ मोटे होते हैं। गोंडों की स्त्रियां पुरुषों की तुलना में छोटी होती हैं। इनका रंग पुरुषों की तुलना में थोड़ा कम सांवला काला होता है। होठ मोटे होते हैं, आंखें काली होती हैं, बाल काले और खड़े होते हैं। निवास प्रदेश, ये कौन से इलाकों में निवास करते हैं? तो जैसा कि इस भारत के मानचित्र में हम देखते हैं कि सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गोंड जनजाति पाई जाती है। भौगोलिक दृष्टि से गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के पठारी भागों में पाई जाती है। ये दक्षिण में गोदावरी नदी और उत्तर में विंध्याचल तक फैली हुई है। छत्तीसगढ़ में विशेषकर बस्तर पठार में इनका मुख्य वर्ग मारिया, मुरिया, परजा, भटरा, हबला और ढोकर है। आंध्र प्रदेश के गंजम और विशाखापट्टनम जिलों में साओरा वर्ग, कोरोश और केवट वर्ग के गोंड रहते हैं। मानचित्र की सहायता से हम इनके भौगोलिक लोकेशन, भौगोलिक दृष्टि से ये इनके निवास प्रदेश को देखें तो ये सेंट्रल इंडिया का जो एरिया है, यहाँ पर गोंड जनजाति बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है। दिस इंक्लूड्स मध्य प्रदेश का इलाका, छत्तीसगढ़ का इलाका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इस बेल्ट में गोंड जनजाति पाई जाती है। ये सारा एरिया हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, नदी घाटियों का इलाका है और यहाँ पर विस्तृत जंगल पाए जाते हैं। अधिवास यानी कि इनका निवास। एक गोंड व्यक्ति का भवन निर्माण अनेक उत्सवों और शगुन आदि से संबंधित होता है। उचित जगह का चयन करने के बाद में शाम के समय उत्सव का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में पक्के आवासों का निर्माण किया जाने लगा है। इन लोगों के निवास के लिए नंगले, पल्ली और छोटे छोटे गांव होते हैं। प्रत्येक गांव के लोगों के लिए भोजन, वस्त्र, आश्रय आदि की व्यवस्था उसी क्षेत्र के उत्पादन से, यानी कि जो उस लोकल एरिया में जिन चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, या जो वस्तुएं या जो धातुएं या जो जिस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, घास फूस पाया जाता है, उसी से
इनके मकानों का निर्माण होता है, उसी से ये अपने वस्त्र निर्माण करते हैं और उसी से ये अपने भोजन की आपूर्ति करते हैं। वस्त्र और आभूषण, इन लोगों की स्त्रियां शरीर के काफ़ी भाग में गोदन यानी कि गोदना, मांडना, जो परमानेंट टैटू बोलते हैं जिसको, वो करवाती हैं। शरीर पर तरह तरह के डिज़ाइन बनवाती हैं। इनको सुंदरता का प्रतीक माना जाता है गोदना करवाने को शरीर पर। चांद तारों से स्त्री पुरुषों के चित्र बनाकर शरीर को सजाया जाता है। गोंड लोग प्राय सूती कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। पास के किसी कस्बे में सूत या सूती कपड़ा खरीद लाते हैं और सूत के वस्त्र अपने गांवों में, अपने घरों में ही तैयार करते हैं। अपने पालतू भेड़ बकरियों से इन्हें ऊन और बाल प्राप्त हो जाते हैं। उनसे ये ऊनी कंबल और कपड़े आदि अपने गांवों में ही तैयार करते हैं। स्त्रियां मूंगे और नकली मोतियों से बने हुए जो स्टोन्स होते हैं, सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, उनसे बने हुए आभूषण पहनती हैं। अपने आप को बहुत सजा धजा कर रखती हैं। मूंगे और कोड़ियों से गूंथ कर ये हार बनाती हैं और जिसे फूल पत्तियों से बने हुए देसी रंगों से ये उन पर रंग भी चढ़ाती हैं। पशुओं के सींगों से कंघे बनाए जाते हैं। औरतें एल्यूमिनियम और चांदी की बालियां भी पहनती हैं। औजार एवं उपकरण, गोंड जनजाति कृषि कार्यों के लिए उपकरण स्वयं तैयार करती है। इनके गांव में लोहार होता है जो इस कार्य को संपन्न करता है। औजार बहुत ही सिंपल साधारण किस्म के औजार होते हैं। स्थानीय लोहार कृषि के लिए फसल निराई के खुरपे, फसल काटने की दांतलियाँ, हांसिए, कृषि कार्यों के लिए हल, लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी, आखेट के ये तीर आदि का निर्माण करते हैं। लकड़ी का सामान ये लोग स्वयं ही बना लेते हैं। गोंड जनजाति की सामाजिक व्यवस्था, ये एक पितृ प्रधान समाज है। पिता की मृत्यु के बाद में उसकी संपूर्ण अचल संपत्ति उसके पुत्रों में बांट दी जाती है। पुत्रियों को संपत्ति में से हिस्सा नहीं दिया जाता। यदि लड़के को अपनी मनपसंद की लड़की से शादी करनी है तो उसे लड़की के पिता के घर 2 से 5 वर्ष तक कामकाज करना पड़ता है। ये पद्धति पेठू विवाह पद्धति है। गोंड लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। परिवार की इकाई को भाईबंद के नाम से जाना जाता है। पिता या परिवार का सबसे बुजुर्ग पुरुष मुखिया के रूप में होता है। स्त्रियां इस अधिकार से वंचित रहती हैं। इनमें भूमि संबंधी उत्तराधिकार के नियम बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। गोंड लोगों में विवाह अनेक प्रकार से संपन्न किया जाता है, जैसे सेवा विवाह, विधवा विवाह, हरण विवाह, विनियम विवाह, मकली विवाह आदि। विवाह का एक रूप सेवा द्वारा पत्नी प्राप्त करना है। इसे गोंडों की भाषा में लमसेना, लमना या लमझाना कहते हैं। इसमें विवाह के लिए उम्मीदवार लड़का लड़की के पिता के घर जाकर रहता है। उसके यहाँ खेती बाड़ी आदि काम में उसके हेल्प करता है लड़की के फादर की, और वहाँ पर परिश्रम करके उन्हें कई साल तक उनके कामकाज में उनकी सहायता करता है। यह सेवा 2 से 5 वर्षों तक करनी पड़ती है। उसके उपरांत लड़के और लड़की का विवाह हो जाता है। कभी कभी लड़का अपने ससुर के घर में ही रहने लगता है। ऐसे लड़के को चरघिया कहते हैं। गोंड विवाह का 5वां रूप अनियमित विवाह है। इसे गोंडों की भाषा में पेठू कहते हैं। इन लोगों में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन भी पाया जाता है। जनजातीय परंपरा के अनुसार विवाह विच्छेद का अधिकार सिर्फ पुरुषों को है। तलाक के बाद पूर्व बच्चों पर पति का अधिकार होता है। इन लोगों में विवाह उत्सव का आयोजन किसी प्राकृतिक वस्तु जैसे जल स्रोत, आम के वृक्ष आदि के निकट जाकर किया जाता है। इस अवसर पर रामधुन का आयोजन किया जाता है। इनका विश्वास है कि रामधुन से समस्त अपकृत्य नष्ट हो जाते हैं। गोंड जनजाति के लोग नृत्यों के प्रति काफ़ी अभिरुचि रखते हैं। इनके हर एक उत्सव में नृत्य आयोजित किए जाते हैं। इनके वाद्य यंत्र पर्याप्त लोकप्रिय बन गए हैं। स्त्री पुरुष दोनों साथ साथ नृत्य करते हैं। गांव के मुखिया को पटेल या मुखादम और गांव के चौकीदार को कोतवार के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त
प्रत्येक गौंड गांव में एक पुजारी या पुरोहित भी होता है जिसे देवार कहा जाता है। इसके आगे की गौंड जनजाति की इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में शेयर की जाएगी। थैंक यू।